क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ परिवारों की दौलत सदियों तक चलती है, जबकि कई लोगों की मेहनत की कमाई एक ही पीढ़ी में खत्म हो जाती है। आज हम इसी के पीछे की सोच और उस सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले कि हम इस दिलचस्प विषय में और गहरे उतरें, अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर हमारी चर्चाएं सुनना चाहते हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। और अगर आपको ये बातचीत पसंद आए तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए सफलता का मतलब है एक अच्छी नौकरी, बढ़िया सैलरी और एक शानदार लाइफस्टाइल। इसे हम न्यू मनी कह सकते हैं। सारा ध्यान पैसा कमाने और उसे खर्च करने पर होता है। लेकिन क्या यही असली दौलत है? यहीं पर सोच का सबसे बड़ा फर्क है। न्यू मनी का जो माइंडसेट है वो इनकम पर फोकस करता है। अच्छा, कि भाई मेरी सैलरी कितनी है, मेरा बैंक बैलेंस कितना है। वो पैसे को एक फल की तरह देखते हैं जिसे तोड़कर तुरंत खा लेना है। जबकि जो ओल्ड मनी वाले परिवार हैं वो पैसे को एक पेड़ की तरह देखते हैं। पेड़ की तरह? हाँ, उनका काम फल खाना नहीं बल्कि पेड़ को सींचना है, उसे बड़ा करना है ताकि वो आने वाली पीढ़ियों को भी फल दे सके। उनकी दौलत दिखावे के लिए नहीं होती, वो चुपचाप एक सिस्टम के तहत बढ़ती रहती है। ये पेड़ वाला एनालॉजी बहुत दिलचस्प है, लेकिन अक्सर होता यह है कि जैसे ही किसी की इनकम बढ़ती है सबसे पहले खर्चे बढ़ते हैं। हाँ, प्रमोशन हुआ तो बड़ी गाड़ी आ गई, बोनस मिला तो विदेश यात्रा हो गई। इसमें गलत क्या है? आखिर लोग मेहनत करती ही इसीलिए। देखिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन ये एक अधूरा नजरिया है। ये ऐसा है जैसे आप एक आलीशान महल तो बना रहे हैं लेकिन उसकी नींव और दीवारों पर ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा। न्यू मनी की सोच रखने वाले लोग अपनी दौलत से पहले अपनी लाइफस्टाइल बनाते हैं, और जैसे ही कोई बड़ी मुश्किल आती है, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी या नौकरी चले जाना, बिल्कुल, तो ये आलीशान महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है क्योंकि इसके चारों ओर कोई सुरक्षा की दीवार नहीं थी। तो आप कह रही हैं कि ओल्ड मनी का पहला नियम दौलत कमाना नहीं बल्कि उसे बचाना है। एक किला बनाना है जिसके अंदर आपकी दौलत सुरक्षित रहे। एग्जैक्टली। जेनरेशनल वेल्थ बनाने का पहला और सबसे जरूरी कदम है रिस्क मैनेजमेंट। ग्रोथ के बारे में सोचने से पहले वो हर उस खतरे के बारे में सोचते हैं जो उनकी जमा पूंजी को एक झटके में खत्म कर सकता है। वो पहले अपनी दौलत के चारों ओर एक मजबूत किला बनाते हैं। ठीक है, तो इस किले की दीवारें किस चीज से बनती हैं? पहला और सबसे बड़ा खतरा तो शायद हेल्थ इमरजेंसी ही होता है। एक गंभीर बीमारी इंसान की सालों की बचत खत्म कर सकती है। एकदम सही। इसलिए इस किले की पहली और सबसे मजबूत दीवार है एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस। इसे एक खर्च की तरह नहीं बल्कि अपने सारे एसेट्स, आपकी प्रॉपर्टी, आपके शेयर्स, आपके म्यूचुअल फंड्स, उनके प्रोटेक्शन की तरह देखना चाहिए। सोचिए किसी को इलाज के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो उसे अपना घर बेचना पड़ सकता है या अपने निवेश को नुकसान में निकालना पड़ सकता है। बिल्कुल, सालों की मेहनत एक झटके में शून्य हो सकती है। ये बात सोचने वाली है। तो हेल्थ इंश्योरेंस उस अचानक आने वाले तूफान से बचाता है जो आपकी जमा पूंजी की नाव में छेद कर सकता है। लेकिन उस नाव के इंजन का क्या, जो लगातार दौलत कमा रहा है, यानी परिवार की इनकम? अगर कमाने वाला ही न रहे तो वो इंजन ही बंद हो जाता है। मुझे लगता है आपका दूसरा हथियार इसी से जुड़ा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। किले की दूसरी और शायद सबसे जरूरी दीवार है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस? हाँ, ज्यादातर लोग इसे बस एक मुआवजा समझते हैं जो परिवार को किसी के जाने के बाद मिलता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये उस व्यक्ति की ह्यूमन कैपिटल का इंश्योरेंस है। ह्यूमन कैपिटल? आसान भाषा में ये उस इनकम का रिप्लेसमेंट है जो वो व्यक्ति अगले 20-30 साल में कमाने वाला था। मतलब ये पैसा सिर्फ गुजारा करने के लिए नहीं है बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए है कि परिवार के सपने, बच्चों की पढ़ाई, घर की EMI, निवेश की SIP, सब कुछ वैसे ही चलते रहें। एग्जैक्टली। ये सुनिश्चित करता है कि पैसे बनाने की मशीन बंद ना हो, भले ही वो व्यक्ति आज हमारे बीच न हो। इससे परिवार को अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल से समझौता नहीं करना पड़ता। तो ये दो दीवारें, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस, उस मजबूत किले की नींव है जिसके बिना पीढ़ियों तक चलने वाली संपत्ति का महल खड़ा ही नहीं हो सकता। बिल्कुल। ठीक है, किला बन गया। अब बात करते हैं दौलत बढ़ाने की। भारत में ज्यादातर लोगों का निवेश मतलब प्रॉपर्टी या सोना होता है। ये एक तरह से हमारी संस्कृति का हिस्सा है। एक घर खरीद लिया, दूसरा किराए पर दे दिया, थोड़ा सोना जमा कर लिया। क्या ये तरीका काफी है? ये एक बहुत आम लेकिन खतरनाक गलती है।
इसे फाइनेंशियल दुनिया में कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क यानी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना। मान लीजिए किसी ने अपनी 90% दौलत 2 फ्लैट्स में लगा दी। अब अगर रियल एस्टेट मार्केट अगले 10 साल तक नहीं बढ़ता है, जो कि भारत में हो चुका है, तो उनकी नेटवर्थ भी वहीं की वहीं अटकी रहेगी। और शायद एक और समस्या है जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लिक्विडिटी, यानी जरूरत पड़ने पर पैसे को तुरंत कैश में बदलने की क्षमता। प्रॉपर्टी के साथ ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, प्रॉपर्टी एक इलिक्विड एसेट है। अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो एक फ्लैट बेचने में महीनों या साल भी लग सकते हैं। और क्या ये न्यू मनी की सोच का हिस्सा नहीं है कि वो अपनी सारी दौलत प्रॉपर्टी में लगाते हैं? क्यों? क्योंकि उसे दिखाना आसान है, वो एक स्टेटस सिंबल है, जबकि एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो किसी को दिखता नहीं है। ये बहुत गहरा पॉइंट है। तो ओल्ड मनी का नजरिया इससे अलग कैसे है? उनका नजरिया डाइवर्सिफिकेशन पर आधारित है। वो अपने निवेश को अलग अलग एसेट क्लास में बांटते हैं। जैसे कुछ पैसा इक्विटी यानी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में, जो लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा ग्रोथ देते हैं, कुछ डेट फंड्स में जो पोर्टफोलियो को स्थिरता देते हैं, कुछ सोना जो महंगाई से बचाता है, और कुछ रियल एस्टेट में। इससे होता क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर एक एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो दूसरा उसे संभाल लेता है। यह आपके पोर्टफोलियो को किसी एक मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाता है। ये तो बहुत लॉजिकल लगता है। तो हमने मानसिकता, रिस्क मैनेजमेंट और निवेश के तरीकों पर बात की, लेकिन दौलत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने में सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? मुझे लगता है कि मामला सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि पारिवारिक झगड़ों का भी होता है। आपने एक बहुत ही जरूरी मुद्दे को छुआ है। दूसरी सबसे बड़ी रुकावट है एक फॉर्मल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का न होना। मतलब? ज्यादातर भारतीय परिवारों में सारी संपत्ति घर के मुखिया के नाम पर होती है। हाँ, ये तो है। और उनके जाने के बाद संपत्ति का बंटवारा अक्सर भयानक पारिवारिक विवादों का कारण बनता है। भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं और दौलत बढ़ने की बजाय वकीलों की फीस में चली जाती है। तो ओल्ड मनी परिवार इस समस्या से कैसे निपटते हैं? वो लोग काफी पहले से प्लानिंग करते हैं। वो एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करते हैं, जैसे ट्रस्ट्स या फैमिली ऑफिसेज बनाना। ये ट्रस्ट और फैमिली ऑफिस सुनने में बहुत बड़े और जटिल शब्द लगते हैं। क्या आप इसे आसान भाषा में समझा सकती हैं कि ये काम कैसे करते हैं? जरूर। एक ट्रस्ट बनाने का मतलब है कि संपत्ति कानूनी तौर पर परिवार से अलग हो जाती है और एक ट्रस्ट के नाम पर कर दी जाती है। अच्छा। उसे एक या एक से ज्यादा ट्रस्टी मैनेज करते हैं, उन नियमों के आधार पर जो दौलत बनाने वाले ने तय किए थे। और उन नियमों में क्या होता है? उन नियमों में साफ साफ लिखा होता है कि पैसा कब, किसे और किन शर्तों पर मिलेगा। जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा मिलेगा, लेकिन कोई फिजूल खर्ची के लिए नहीं। इससे परिवार के अंदर के झगड़े या किसी एक सदस्य के गलत फैसले पूरी दौलत को डुबो नहीं पाते। संपत्ति भावनाओं से नहीं बल्कि न्यायों से चलती है। वाह! इसका मतलब है कि असली सीक्रेट पैसा नहीं बल्कि उस पैसे को मैनेज करने का सिस्टम है, और ये सिस्टम उस व्यक्ति की दुनिया से जाने के बाद भी उसकी सोच और नियमों को जिंदा रखता है। बिल्कुल। ये दौलत को व्यक्तिगत लालच और झगड़ों से बचाने का एक तरीका है। ये सुनिश्चित करता है कि दौलत का इस्तेमाल परिवार की भलाई और ग्रोथ के लिए हो, न कि उसे बर्बाद करने के लिए। तो ये तो साफ हो गया कि पैसा अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करने से पहले पैसे की समझ और उसे संभालने का तरीका ट्रांसफर करना ज्यादा जरूरी है। आपने पूरी बातचीत का सार एक लाइन में कह दिया। यही जनरेशनल वेल्थ का असली राज है। बच्चों को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि पैसा एक जिम्मेदारी है, सिर्फ हक नहीं। उन्हें छोटी उम्र से ही बजटिंग, इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग की ताकत के बारे में सिखाया जाता है। ये परिवार आज कोई फैसला लेते समय ये सोचते हैं कि इसका असर 50 या 100 साल बाद उनके पोते पोतियों पर क्या पड़ेगा। उनकी सोच पीढ़ियों की होती है, कुछ सालों की नहीं। एग्जैक्टली। तो अगर कोई आज अपनी सोच बदलना चाहे और इस रास्ते पर चलना शुरू करना चाहे तो उसे आज से कौन से कदम उठाने चाहिए? एक तरह से अपनी फाइनेंशियल विरासत बनाने का ब्लूप्रिंट क्या होगा? कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी कदम है जिनसे कोई भी शुरुआत कर सकता है। सबसे पहला कदम, अपना किला बनाएं। यानी इंश्योरेंस? हाँ, अपनी सालाना इनकम का कम से कम 10 से 15 गुना कवर वाला एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस और पूरे परिवार के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें, बिना सोचे समझे आज ही। ठीक है,
दूसरा कदम जरूर डाइवर्सिफिकेशन से जुड़ा होगा। हाँ, दूसरा कदम है सिर्फ प्रॉपर्टी और सोने के भरोसे ना रहें। एसआईपी के जरिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में नियमित रूप से निवेश करना शुरू करें। ये लॉन्ग टर्म में दौलत बनाने का सबसे असरदार तरीका है। और निवेश को ऑटोमेट कर दें। ऑटोमेट मतलब? जैसे ही सैलरी अकाउंट में आए उसी दिन एसआईपी कट जानी चाहिए। इससे पैसा खर्च होने से पहले ही इन्वेस्ट हो जाएगा। बचत को एक जरूरत समझें, विकल्प नहीं। बिल्कुल। और अपनी विरासत को संभालने के लिए? उसके लिए तीसरा कदम है अपनी विरासत को औपचारिक बनाएं। ज्यादा इंतजार ना करें। एक अच्छे वकील की मदद से अपनी वसीयत विल जरूर बनवाएं। ये बहुत जरूरी है ताकि आपके बाद कोई कंफ्यूजन या झगड़ा ना हो। अगर संपत्ति ज्यादा है तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से ट्रस्ट बनाने के बारे में सलाह लें। और आखिरी और सबसे जरूरी कदम, जो शायद इन सबसे मुश्किल है, पांचवा और सबसे जरूरी कदम है अपने घर में पैसे पर बात करें। बात करें? हाँ, अपने बच्चों के साथ पैसे, टैक्स, निवेश और बचत के बारे में खुलकर और ईमानदारी से बात करें। इसे एक छिपाने वाला विषय ना बनाएं। जब बच्चे छोटे उम्र से ही इन बातों को समझेंगे, तभी वो भविष्य में एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार होंगे। उन्हें पेड़ की कीमत समझाएं, सिर्फ फल की नहीं। तो आज की बातचीत का सार यही है कि पैसा कमाना एक हुनर है, लेकिन उसे पीढ़ियों तक बनाए रखना एक कला और विज्ञान दोनों है। इसका असली ट्रांसफर फाइनेंशियल नहीं, बल्कि फिलोसॉफिकल है। ओल्ड मनी सिर्फ एसेट्स पास नहीं करता, वो एक गवर्नेंस का सिस्टम और जिम्मेदारी की सोच पास करता है, जो इंसान के लालच और डर जैसी भावनाओं को उस दौलत को खत्म करने से रोकता है। बिल्कुल सही। जाने से पहले हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। आपके परिवार में पैसे को लेकर दी गई सबसे बड़ी सीख क्या है, जिसे आप आज भी मानते हैं या जिसे आपने पूरी तरह से नकार दिया है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जैसा कि आपने ये पूरी बातचीत सुनी है, आप यहां तक आए गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज हमें फॉलो या सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली दिलचस्प चर्चाओं की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।